आपने मुझे पूछा जम्मू कश्मीर की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मैं आपसे गुजारिश कर लूं कि मैं कई मरतबा जम्मू कश्मीर की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर पहले भी इसका एनालिसिस कर चुका हूं। जम्मू कश्मीर स्टेट ये इसका जो एवोल्यूशन हुआ है, जम्मू का एवोल्यूशन, जो जम्मू है, जम्मू रीजन है, इसका एवोल्यूशन एक हिस्टोरिकल प्रोसेस से जम्मू का एवोल्यूशन हुआ। कश्मीर का अलग से एक हिस्टोरिकल प्रोसेस से कश्मीर गुजरा है। इसी प्रकार से गिलगित बल्तिस्तान एक हिस्टोरिकल प्रोसेस से गुजरा है। लद्दाख की अपनी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो ये आजाद कश्मीर की अपनी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जिसमें मीरपुर, मुजफ्फराबाद, ये हिस्से हैं, इनकी अपनी अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हैं। अब क्वेश्चन है कि ये सारे इतने डाइवर्स हिस्से और ये बेशुमार छोटे छोटे किंगडम्स, ये एक एम्पायर के अंडर कैसे आ गई, और एक एम्पायर में इसको यूनिफाई किसने किया? तो जब ये तो प्रोसेस है। ये जम्मू का प्रोसेस तो जामुलोचन से शुरू हुआ। फिर 1820 में माननीय केशवर सिंह जी इसके राजा बने, जो गुलाब सिंह जी के पिताजी थे। 1822 में गुलाब सिंह जी को राज तिलक होता है अखनूर में, और उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ता है और जम्मू का जो किंगडम है आगे बढ़ता जैसे पुंछ भी इसके साथ आता है, और पुंछ के साथ फिर गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, जिसकी एक्सपेंशन के लिए महाराजा गुलाब सिंह जी के जो जनरल थे जोरावर सिंह, उनका बड़ा रोल है इसकी जम्मू किंगडम का आगे एक्सपेंशन का। आपको मालूम है कि जोरावर सिंह तो लड़ते लड़ते वो क्या टफ इलाके थे, पैदल और किस तरीके से वो लोग गए होंगे अपने ट्रूप्स लेकर, और वहां पर तिब्बत तक पहुंच गए, और अल्टीमेटली वो एडवर्स क्लाइमेट और एडवर्स हालात की वजह से, अदरवाइज वो शायद तिब्बत भी फतह कर लेते, तो वहां तिब्बत के बीच वहां उनकी डेथ हो गई। वहां आज भी समाध है। तो इस तरीके से एक तो ये जम्मू की एक्सपेंशन हुई है, और उसके बाद 1846 में लाहौर ट्रीटी के बाद, जब एंग्लो सिख वार में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर कैप्चर कर लिया, और उसके बाद लाहौर ट्रीटी होती है ब्रिटिश कंपनी की, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी और लाहौर दरबार के बीच, और ब्रिटिश एम्पायर उन पर वो फाइन और इंडेमनिटीज लगाते हैं। तो उसके बदले में वो कश्मीर की जो टेरिटरी है अलोंग विद जहां तक जे थी, वो कहते हैं कि ये कश्मीर की टेरिटरी हम उसके बदले में दे देते हैं। तो ये एक लाहौर ट्रीटी होती है, और लाहौर ट्रीटी के तहत कश्मीर की जो टेरिटरीज होती है और उसके अंडर जितना एरिया होता है, वो ब्रिटिश एम्पायर को सिख रूल जो बचे कुचे जो राजे थे, तो वो एक एग्रीमेंट करते हैं लाहौर ट्रीटी के तहत, तो कश्मीर जो है वो अंग्रेज को दे देते हैं। फिर 1846 मार्च 1846 में ब्रिटिश एम्पायर की अमृतसर ट्रीटी होती है गुलाब सिंह जी के साथ, और उस अमृतसर ट्रीटी में जो शर्तें तय होती हैं 75 लाख रुपया नानकशाही और प्लस कुछ और चीजें देने का, शाल, खच्चरे वगैरह वगैरह, एक सेटलमेंट होता है अमृतसर ट्रीटी में। और उस ट्रीटी में ये भी शामिल होता है कि जब कभी ब्रिटिश एम्पायर को जरूरत होगी तो डोगरा फौजें जो है, ब्रिटिश एम्पायर जो है वो डोगरा फौजें उनका साथ देंगी, या वो ब्रिटिश एम्पायर डोगरा फौजों को यूज भी कर लेगा। इस तरीके से ये एक 1846 में ट्रीटी होती है। तो इस ट्रीटी के बाद फिर वो कश्मीर का टेक ओवर होता है, और कश्मीर टेक ओवर करने के बाद वो फिर आगे बढ़ती है बात। तो अल्टीमेटली छोटे 22 रजवाड़े जम्मू के वो भी गुलाब सिंह जी अपने साथ मिला लेते हैं, वो तो पहले की प्रोसेस है। तो इस तरीके से ये जम्मू कश्मीर की स्टेट, जो जिस स्टेट को हम कहते हैं बाकायदा, जिसको ऑर्गेनाइज्ड वे से डोगरा रूल स्टार्ट होता है, ये तो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो 1820 या उससे पहले, लेकिन एक फुल फ्लेज्ड जो डोगरा प्रिंसली स्टेट बनी वो 1846 में, फिर कश्मीर भी इसके साथ आ जाता है, तो बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड बड़ी प्रिंसली स्टेट बनती है। तो इस प्रिंसली स्टेट में गुलाब सिंह जी के पिताजी का इतना नाम नहीं, क्योंकि वो 2 वर्ष ही राजा रहे,
जामुलोचन का नाम जहां जम्मू में बड़ा पॉपुलर है। और जामुलोचन के बाद फिर ये प्रोसेस वो कई उनके डायनेस्टी चलते चलते तो अल्टीमेटली गुलाब सिंह जी के बाद ये स्टेट और कंसोलिडेट होते हुए फिर रणवीर सिंह जी आ जाते हैं। फिर रणवीर सिंह जी के बाद प्रताप सिंह जी आ जाते हैं और प्रताप सिंह जी के बाद महाराजा हरि सिंह जी आ जाते हैं। तो महाराजा हरि सिंह जी का 1947 तक 26 अक्टूबर 1947 तक तो 26 अक्टूबर 1947 को जब ट्राइबल हमला हो जाता है उससे पहले फरवरी में, तो महाराजा हरि सिंह उस सूरत को ध्यान में रखते हुए ये इंडिया से डिफेंस मिलिट्री की सपोर्ट मांगते हैं। तो इंडिया यहाँ बीपी मेनन को भेजते हैं और बीपी मेनन इंडिया की तरफ से महाराजा सिंह जी को ये शर्त रख देते हैं कि सिंस जम्मू कश्मीर स्टेट जो प्रिंसली स्टेट है ये इंडिया का पार्ट नहीं है, इसलिए हम मिलिट्री नहीं भेज सकते जब तक आप इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पर साइन नहीं करते। तो फिर महाराजा हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पे साइन करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन 3 सब्जेक्ट जो है वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में वो हैंडओवर करते हैं उसको बीपी मेनन को। वो उसको लेके जाते हैं दिल्ली और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल होते हैं इंडिया के, उसको इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन को एक्सेप्ट करते हुए तो जम्मू कश्मीर का इंडिया से एक इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के तहत विलय होता है, अलाक होता है 3 उस शर्तों पे कि 3 महकमे इंडिया के पास होंगे, बाकी सारी अथॉरिटी जो होगी वो महाराजा हरि सिंह जी के पास होगी, फुल फ्लेज्ड ऑटोनॉमी और स्पेशल स्टेटस। एक कम्युनिक लॉर्ड माउंटबेटन जब वो जम्मू कश्मीर स्टेट का एक्सेशन स्वीकार करते हैं तो वो महाराजा हरि सिंह को एक कम्युनिक भेजते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर स्टेट का एक प्रोविजनल एक्सेशन स्वीकार किया, लेकिन जब जहां पर रेडर्स जो ट्राइबल हमले में आए हैं वो क्लियर होंगे और जम्मू कश्मीर में पीस कायम होगा तो उसके बाद जहां जम्मू कश्मीर के जो स्टेट सब्जेक्ट हैं, तो 1947 में महाराजा हरि सिंह जी ने स्टेट सब्जेक्ट का कानून बनाया था। उसकी 2 नोटिफिकेशन निकली थी, एक 1927 में और एक 1932 में। तो उसके तहत जो यहाँ के पुश्तैनी बशिंदे थे वो उस कानून के तहत सिटीजन बने थे। तो ये एक बड़ी दानश्वरी थी महाराजा हरि सिंह जी की, जो डोगरा सदर सभा की मांग पर और कश्मीरी प्रतिनिधि सभा की मांग पर महाराजा हरि सिंह जी ने यहाँ स्टेट सब्जेक्ट का कानून बनाया था। तो उसके बेसिस पे तय हुआ कि जो स्टेट सब्जेक्ट हैं जम्मू कश्मीर के वो फाइनल करेंगे, जम्मू कश्मीर स्टेट का जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन हुआ है उसको फाइनल जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट साबित करता है कि 1947 में 26 अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह जी ने जो एक्सेशन किया वो प्रोविजनल था, वो टेम्परेरी था, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट। एक तो ये है। दूसरा आपने मुझे ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जम्मू कश्मीर स्टेट की। जम्मू कश्मीर स्टेट के जो अलग अलग रीजन हैं उसकी तो बैकग्राउंड हजारों साल पुरानी है, कश्मीर की भी बैकग्राउंड हजारों साल पुरानी है। यहाँ मुगल आए, अफगान आए, सिख आए, तो वो एक बैकग्राउंड है। और दूसरा जम्मू की अपनी बैकग्राउंड है, जामुलोचन से लेकर आगे तक। ऐसे ही गिलगित बल्तिस्तान की बैकग्राउंड है, ऐसे ही लद्दाख की बैकग्राउंड है। लद्दाख तो पार्ट था तिब्बत का। और इसी तरीके से जो आजाद कश्मीर के जो हिस्से हैं वो किसी समय में तो जम्मू प्रोविंस के साथ लगते थे, लेकिन ये अपनी मीरपुर एक अलग प्रिंसली स्टेट थी, किंगडम था। ऐसे तो कई किंगडम थे, पिंबर की किंगडम थी, यहाँ मीरपुर की किंगडम थी, पुंछ की किंगडम थी, रजौरी की किंगडम थी, तो कई किंगडम थी। जम्मू की भी छोटी छोटी किंगडमें थी, लेकिन अल्टीमेटली तमाम किंगडमों को कंसोलिडेट करने का जो क्रेडिट जाता है वो गुलाब सिंह जी को जाता है, फिर रणवीर सिंह जी को, प्रताप सिंह जी को, और प्रोसेस में अल्टीमेटली उसको और मॉडर्नाइज और डेमोक्रेटाइज करने में क्रेडिट जाता है महाराजा हरि सिंह जी को, जिन्होंने रियासत के अंदर कई पॉजिटिव इनिशिएटिव लेकर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स किए, स्टेट सब्जेक्ट का कानून लागू किया, लैंड रिफॉर्म्स किए, खुद खेतों में हल चलाकर लोगों को एक स्ट्रांग मैसेज दिया, छुआछूत को रोकने के लिए कोशिश की, एजुकेशन को कंपल्सरी बनाने के उन्होंने इनिशिएटिव लिए महाराजा हरि सिंह जी ने। फिर सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है कि महाराजा हरि सिंह ने इस प्रिंसली स्टेट को डेमोक्रेटाइज करना शुरू कर दिया।
1934 में इन्होंने JNK का कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया और JNK कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यहाँ प्रजा सभा जो जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट कह ले या जम्मू कश्मीर की असेंबली कह ले वो बनी। फिर 1939 में जो सेकंड एडिशन जो सेकंड नोटिफिकेशन निकली, फिर उस नए सिरे से उसको मॉडिफाई करते हुए उस कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसमें बड़ी चेंजेस आई। तो पहली बार महाराजा हरि सिंह ने अपनी जो फ्यूडल अथॉरिटी और जो मोनार्क की अथॉरिटी होती है वो डेमोक्रेटिक तरीके से और बदलते परिवेश को, दुनिया में जो डेमोक्रेटाइजेशन और नेशनलिज्म अमर्ज हो रहा था और दुनिया में प्रिंसली स्टेटें जो चेंज हो रही थी, उन सब को मद्देनजर रखते हुए हरि सिंह जी ने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया और फिर प्रजा सभा बनवाई। एक टाइप का वो इंस्टीट्यूशन था, वही बेसिस बना जम्मू कश्मीर की असेंबली का। जम्मू कश्मीर का जो आइन आर्टिकल 370 क्लास 2 में जो रिकॉग्नाइज किया गया कि ऑलरेडी जहां जम्मू कश्मीर का आइन था वो रिकॉग्नाइज किया, और फिर हमने उसको 1952 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और 1956 में उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और 1957 में उसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गई। ये भारत जम्मू कश्मीर स्टेट है जिसको अकेली स्टेट है जिसको आइन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार मिला, अपना फ्लैग का अधिकार मिला। तो एक तो ये, दूसरा आपने पूछा मुझे कि तो ये बैकग्राउंड है, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। जम्मू कश्मीर जो डोगरा स्टेट है ये बनी और 1947 के बाद इसका एंड हो गया, जब ट्राइबल हमले में इस स्टेट के दो टुकड़े हो गए, जब मामला यूएनओ में चला गया और रेजोल्यूशन 38 के तहत ये सीज फायर हुआ और नेहरू ने भी मान लिया और जिन्ना ने भी मान लिया, जबकि महाराजा हरि सिंह को किसी ने नहीं पूछा। और ये एक ग्रेट डिजाइन, ब्रिटिश डिजाइन के तहत इस स्टेट में हमला हुआ और इस स्टेट के को हमले के बाद इस स्टेट के यूएनओ में मैटर, यूएनओ की जो कहते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर की डिजाइन के तहत यूएनओ में फंसाया गया मामला, और महाराजा हरि सिंह को तो उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, उनके तो एतराज थे, और उसके बाद इस रियासत के दो टुकड़े कर दिए सीज फायर के बाद और मामला यूएनओ में फंस गया। और तब से डार्क टनल में मिलिट्री ऑब्जर्वर आ गए यूएनओ के 48 में, तब से लेकर अब तक इस पर कई समझौते हुए, सब फेल, कई जंगें हुई, सब फेल, और अभी डार्क टनल में जम्मू कश्मीर स्टेट फंसी हुई है और ये एक ट्राइलेटरल डिस्प्यूट में फंसी हुई है जिसका कोई रेजोल्यूशन अभी तक